नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होने वाली है। दोस्तों, इसमें आज अपन देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी जो चैलेंजेस है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड दोस्तों जो आपके 3-4 टॉपिक है इससे रिलेटेड दोस्तों एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव देखने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। किस प्रकार के दोस्तों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सिलेबस को जो कवर किया गया है, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसको कवर किया गया है। इसमें जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1947-90 से लेकर इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है वो 1991, इसको भी दोस्तों कवर किया गया है इसमें। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करते हैं जो करंट चैलेंजेस है फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक्स का, ये टॉपिक भी इसमें कवर है, और एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ये 4 टॉपिक है दोस्तों। आज आपकी ये टॉपिक वाइज लास्ट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 टॉपिक दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर जिसने भी पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वो पूरी क्लास देख सकते हो। उसमें कंप्लीट दोस्तों एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, अगली जो आपकी जो वीडियो आएगी वो सेट वाइज आएगी, सेट 1। इसमें आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, उस प्रकार से दोस्तों आपकी अगली क्लास आने वाली है। तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आपका बहुत जल्द मैंने दोस्तों सिलेबस करवा दिया है। आप सबसे वादा किया था कि इसी प्लेटफॉर्म पे बिना किसी पेमेंट के दोस्तों आपको मैंने ये सिलेबस कंप्लीट करवाया है। आई होप आप भी दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और इसके पे सबसे पहला क्वेश्चन है ये आज का, और आपको आंसर भी देना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन घाटे में है और केंद्रीय बैंक विनिमय दर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भेजकर आक्षेप करता है, तो ये किसका उदाहरण है? स्वायत्त लेन देन का, यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का है, या समायोजन लेन देन का है, या फिर पूंजी खाता उदारीकरण का, या चालू खाता अधिशेष का? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर का चूज करना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है दोस्तों वो बी ऑप्शन बनने वाला है, समायोजन जो आपका जो लेन देन है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अपन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक चरण में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा था? खाद्यान्न उत्पादकता में गिरावट, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि, सी ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो ये आपको बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इट्स इनिशियल फेज में। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको एक ऑप्शन का चूज करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पार्टीज। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन, 3 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप सभी। प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? गोल्ड रिजर्व, श्रवण भंडार है, या आईएमएफ आक्षेप है, आईएमएफ इंटरवेंशन है, या बाजार की शक्तियों, कभी कभी केंद्रीय बैंक आक्षेप है, या सख्त सरकारी फरमान है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो सी ऑप्शन बनने वाला है, बाजार की शक्ति और कभी कभी केंद्रीय बैंक का आक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया आपकी। 1991 के एलपीजी सुधारों के तहत निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों जो निजीकरण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना, यानी कि इंक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, या विदेशी अनुशासन, पीएसयू दक्षता में सुधार करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूविंग पीएसयू इफिशियंसी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना, ओके, रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर निजी बैंक को क्या करना? राष्ट्रीयकरण करना। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों निजीकरण का जो मुख्य उद्देश्य था वित्तीय अनुशासन और पीएसयू दक्षता में क्या करना? सुधार करना, फाइनेंसिंग डिसिप्लिन एंड इंप्रूविंग पीएसयू इफिशियंसी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें अपन, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज, बताना है आपको। मानव पूंजी निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य को क्या मानता है? श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन है, राष्ट्रीय बजट का एक बोझ है, आर्थिक प्रतिफल के बिना शुद्ध सामाजिक कल्याण गतिविधियां हैं, पूंजी घाटे के घटक है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो 5 नंबर का जो आंसर बनने वाला है, मीन टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे।
ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रीफर्ड ओवर कन्वेंशनल फार्मिंग बिकॉज पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है, इसका आपको रीजन बताना है। ये उच्च उपज वाले सिंथेटिक रसायनों का उपयोग करती है, ये अधिक श्रम गहन और पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें फसल परिपक्व होने में कम समय लगता है, ये अल्पावधि में छोटे किसानों के लिए सस्ता है। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो बी ऑप्शन बनने वाला है। इट इज़ मोर लेबर इंटेंसिव एंड इको फ्रेंडली, यानी कि ये अधिक श्रम गहन और पर्यावरण के अनुकूल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे 7 नंबर। विच इंडिकेटर इज जनरली हायर फॉर चाइना कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की तुलना में चीन के लिए कौन सा संकेतक आमतौर पर अधिक है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात, जीडीपी विकास दर, मानव विकास सूचकांक एसडीआई रैंक, ये आपको बताना है। तो 7 नंबर का जो आंसर बनने वाला है जीडीपी ग्रोथ रेट एंड वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई रैंक, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अपन 8 नंबर की। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड चैंपियन इन चाइना 1958 एम्ड एट कि चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। बड़े पैमाने पर भूमि सुधार, बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना, जीएसटी लागू करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला दोस्तों, बड़े पैमाने पर देश का क्या करना, औद्योगिकरण करना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाइन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के संदर्भ में आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। विलासिता की वस्तुओं की आयात को प्रोत्साहित करना, घरेलू उत्पादन के साथ आयात को बदलना, विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ कम करना, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कच्चे माल का निर्यात करना। तो जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों रिप्लेसिंग इंपोर्ट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे घरेलू उत्पादन के साथ आयात को बदलना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फासाइजेज, यानी कि सतत विकास किस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की तेजी में कमी, भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, केवल औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि। तो बताना आपको 10 नंबर का आंसर बताना है। 10 नंबर का यहाँ पे दोस्तों आंसर है मीटिंग नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि बी ऑप्शन है भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को क्या करना, पूरा करना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर यहाँ पे। ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफन लीड टू, एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली अक्सर किसका कारण बनती है। निरंतर बाजार में उतार चढ़ाव, समानता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बार बार हस्तक्षेप, सरकारी नियंत्रण का पूर्णाभाव, बीओपी का स्वचालित समायोजन। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है 11 नंबर का। 11 नंबर का जो आंसर बनने वाला है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, समानता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बार बार हस्तक्षेप, फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन पेरिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, कार्यबल के आकस्मिकरण कैजुअलाइजेशन का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है नियमित वेतनभोगी रोजगार में वृद्धि, स्वरोजगार नियमित वेतनभोगी कार्य से आकस्मिक मजदूरी कार्य की ओर बदलाव, अनौपचारिक क्षेत्र में कमी और नौकरी की सुरक्षा में वृद्धि। तो 12 नंबर का जो आंसर बनने वाला है स्वरोजगार नियमित वेतनभोगी कार्य से आकस्मिक मजदूरी कार्य की ओर बदलाव, शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड वर्क टू कैजुअल वेज वर्क। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन 30 नंबर। 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था। कम मुद्रास्फीति, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार, भुगतान संतुलन संकट और उच्च राजकोषीय घाटा, सरकारी बजट में अधिशेष। तो 30 नंबर का जो आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिसेज एंड हाई फिजिकल डिफिशिएंट, यानी कि भुगतान संतुलन संकट और उच्च राजकोषीय घाटा, यानी कि सी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर। दोस्तों अपन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, आपका मैं टाइम समय नहीं खराब करना चाहता, इसलिए आप सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन और यहाँ पे टिक कर रहा हूँ आंसर, आपका भी समय ज़्यादा खराब नहीं करना। यहाँ पे कृषि विविधीकरण में क्या क्या शामिल है। पूरे वर्ष केवल एक ही फसल उगाना, कृषि से पशुपालन मुर्गी पालन जैसी अन्य संबंध गतिविधियों की ओर बदलाव, रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि, पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहना। तो 40 नंबर का आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है। और दोस्तों
ये MCQ आज दोस्तों 15 का ये लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। यहाँ पे पूछा भारत में विमुद्रीकरण 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पे उच्च मूल्य के नोटों के प्रचलन को बढ़ाना, काले धन पर अंकुश लगाना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, कर आधार को कम करना, सोने के आयात को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन होने वाला है, काले धन पर अंकुश लगाना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये अपने क्या थे MCQ थे। अब अपन क्या देखेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे 4 मार्क्स रिलेटेड। कौन कौन से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते घटकों का विश्लेषण करें, ये चालू खाते से किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में लचीली विनिमय दर प्रणाली के गुण दोषों की आपको व्याख्या करनी है। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर थी। 3 प्रमुख बिंदुओं के साथ इस कथन की क्या करना आपको पुष्टि करना। द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टेगनेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ 3 की पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को आकार देने में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 की भूमिका पर क्या करना है आपको चर्चा करनी है। समानता के संबंध में भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में सरकार की नवरत्न नीति की व्याख्या करो। वैश्वीकरण ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया। 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपन 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये तो हो चुका है कंप्लीट, कि वैश्वीकरण ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया, 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। 8 नंबर भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच अंतर स्पष्ट करना आपको, आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों भारत में ग्रामीण बैंकिंग और ऋण प्रणाली के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करें, ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है तैयार करना है। इसके अलावा 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका भारतीय कार्यबल के अनौपचारिकरण की अवधारणा को समझाना है और इसके सामाजिक आर्थिक जोखिम क्या है ये भी आपको बताना है। सतत विकास को परिभाषित करें, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और नकारात्मक पर्यावरणीय बाहरीताओं की अवसर लागत पर चर्चा करें, और भारत और चीन की विकास रणनीतियों की तुलना करें, चीन भारत की तुलना में तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर डिस्क्रिप्टिव, चीन में शुरू की गई कम्यून प्रणाली और उनके कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव की चर्चा करना है। एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने में वस्तु और सेवा कर का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन भी तैयार करना आपको। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको 15 तो MCQ करवा दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 15 यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवा दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं दोस्तों। आज आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोबारा से दोस्तों आपको एक बार रिवाइज करना है। MCQ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आपको लिखते रहना है और पढ़ते रहना है, याद करना है। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखें और पढ़ते रहें। काफ़ी स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि सर हमसे इस समय लिखा नहीं जा रहा है। भैया आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप डेली लिखो, ज़्यादा मत लिखो, ज़्यादा याद करने पर फोकस दो। और अब KVS ने ऑलरेडी जो आपका जो एग्ज़ाम सिटी अनाउंस कर दिया, और एग्ज़ाम सिटी के साथ में आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, थोड़ी चेंज होकर आई है। तो अब आपको तैयारी करते रहना है, और इसके जो सेट्स भी हैं वो मैं लेके आऊँगा आप सभी के सामने। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना भी ख्याल रखें, और जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।